नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग समाज में फैले हुए एक विकृत मानसिकता अर्थात एक जो हमारे समाज के ऊपर कलंक है, बाल विवाह पर बात करेंगे। बाल विवाह की समस्या अभी भी नहीं थम पा रही है। अभी बाल संरक्षण आयोग जो है वो उसके आंकड़े हम सबको हतप्रभ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो सेशन में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर क्यों नहीं रुक रही बाल विवाह की समस्याएं, अर्थात भारत में बाल विवाह क्यों नहीं रुक पा रहा है, उसके पीछे पीछे क्या कारण है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है और इसके आंकड़े क्या बताते हैं। अगर हमारे आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियोस की तरफ वापस आते हैं और टाइटल को समझते हैं। आखिर बाल विवाह पर क्यों नहीं लग रही लगाम, जानिए कारणों को। बाल विवाह पर लगाम क्यों नहीं लग रही है, उसके पीछे क्या कारण है, आइए उन कारणों को बात करते हैं। उनकी पृष्ठभूमि को जानते हुए हम इस वीडियो सेशन को आगे बढ़ाएंगे। बाल विवाह पर क्यों नहीं लग रही लगाम, चर्चा के बिंदु में हम बात करेंगे कि खबर क्या है। उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है, या किस प्रकार के डाटा प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हम बात करेंगे एनसीपीसीआर की प्रमुख उपलब्धियां क्या है। एनसीपीसीआर मतलब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या है। उसके बाद बाल विवाह निषेध अधिनियम पीसीएमए की बात करेंगे, 2006 के कार्यान्वयन की बात करेंगे और आगे हमारी चुनौतियां क्या होंगी, आगे के चैलेंजेस क्या है और आगे का रास्ता हमें क्या अख्तियार करना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं खबर पर। तो खबर यह है कि चाइल्ड मैरिज, एनसीपीसीआर आइडेंटिफाइज मोर देन 11 लाख चिल्ड्रेन्स वल्नरेबल टेक्स प्रिवेंशन स्टेप्स, मतलब 11 लाख से ज्यादा बच्चे बाल विवाह की जद में आ गए हैं, इसलिए यह पूरा मामला चर्चा में है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स सीपीआर अधिनियम 2005 के तहत वैधानिक निकाय के रूप में इसका, यह कैसा निकाय है, एक वैधानिक निकाय है। कब किसके तहत इसकी स्थापना हुई, एनसीपीसीआर की स्थापना सीपीसीआर के तहत हुई। सीपीसीआर मतलब 2005 में एक अधिनियम बना था जिसका नाम था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसके तहत एनसीपीसीआर ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन वर्ष 2007 में कर दिया जाता है, मार्च के महीने में। यह क्या करता है, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। प्रश्न पीटी में पूछेगा कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है यह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत करता है। आयोग के अधिदेश यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियां आदि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बाल अधिकारों के अनुरूप है कि नहीं। संयुक्त राष्ट्र का जो बाल कन्वेंशन हुआ था, बाल अधिकार हुआ था, उसके अनुरूप क्या हमारे देश में इन नीतियों का पालन किया जा रहा है नहीं, उसको सुनिश्चित करने के लिए, उन नीतियों को पालित करवाने के लिए यह संस्था काम करती है। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत एक बच्चे के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की भी जांच करता है। और क्या करता है राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग, यह लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम पॉक्सो जिसको हम कहते हैं, लैंगिक अधिकार, जो लैंगिक अधिकार है, लैंगिक संरक्षण है, लैंगिक अपराध है, तो जो लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत यह कार्यान्वयन की निगरानी करता है। मतलब जो एनसीपीसीआर है उसका गठन मार्च 2007 में किया गया था। किसके तहत किया गया था, जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005 के तहत इसको मूर्त रूप दिया गया था, अर्थात इसका गठन किया गया था। किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। काम क्या क्या करता है कि जो यूएन कन्वेंशन में बाल अधिकारों की बात की गई उसके अनुसार भारत काम कर रहा है कि नहीं, जो निःशुल्क शिक्षा है उस पर काम कर रहा है कि नहीं, लैंगिक अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है कि नहीं, इन सबको देख रेख करने का जिम्मा किसके जिम्मे है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जिम्मे है। इसमें एनसीपीसीआर की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही। एनसीपीसीआर मतलब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उपलब्धियां क्या रही, क्यों यह चर्चा में है, तो उपलब्धियां इसलिए रही कि 11.4 मतलब 11,40,000
असुरक्षित बच्चों की इन्होंने पहचान की। आयोग ने देश भर में 11 लाख से अधिक ऐसे बच्चों की पहचान की जो बाल विवाह के खतरे में हैं। बाल विवाह के खतरे में 11,40,000 बच्चे थे, उनकी पहचान किया यह आयोग वर्ष 2023 से 24 के बीच में। संपर्क और हस्तक्षेप हुआ। संपर्क और हस्तक्षेप से 5 लाख से अधिक बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश में विशेष हस्तक्षेप किए गए। उत्तर प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा इस प्रकार के मामले दिखाई दिए गए, उनकी पहचान की गई थी, तो उसमें हस्तक्षेप किए गए, जिससे यह राज्य बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहा। प्रमुख कदम क्या उठाए गए? अगर कोई परिवार अपने बच्चे का बाल विवाह कर रहा है तो कैसे उसको समझाया जाएगा कि आप बाल विवाह ना करिए। बाल विवाह से जानते ही हैं उस बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हर प्रकार का उसका ह्रास होता है। उस ह्रास को रोकने के लिए यह सब काम किया जाता है। तो कैसे संपर्क और हस्तक्षेप के माध्यम से 5 लाख से अधिक बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश में विशेष सुधार किया गया, उनको रोकने पर बल दिया गया। तो पहले फैमिली काउंसलिंग की गई, परिवार से जाकर परामर्श किया गया, उनकी दिक्कतों को समझा गया, उनको बाल विवाह के बाद होने वाले दुष्परिणामों के बारे में उनको समझाया गया, बताया गया, और स्कूल पुनः एकीकरण की बात की गई और पुनः उन बच्चों को स्कूल में भेजा जाने लगा। अब बात करते हैं जो एक हमारा अधिनियम है, बाल विवाह निषेध अधिनियम PCMA 2006 का कार्यान्वयन। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, यह क्या इसको PCMA कहते हैं। 2006 के क्रियान्वयन की बात अगर हम करते हैं तो NCPCR ने बाल विवाह निषेध अधिकारियों और जिला प्राधिकारियों के साथ बाल अधिकार के जो निषेध अधिकारी हैं, बाल विवाह निषेध अधिकारी जो होते हैं उनके साथ और जिला प्राधिकारियों के साथ समन्वय कर, मतलब मिलजुल कर बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया कि बाल विवाह का निषेध हो। इसके लिए जो जिले स्तर के प्राधिकारी हैं और बाल विवाह निषेध अधिकारी हैं उनके साथ समन्वय स्थापित कर इस पर काम किया कि कैसे हम बाल विवाह को रोक सकते हैं। जागरूकता अभियानों के माध्यम से 1.2 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई गई। जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाए गए, उसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा, मतलब 100 लाख से ज्यादा बच्चों तक पहुंच बनाई गई, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ने अग्रणी भूमिका निभाई। अब आइए बात करते हैं निवारक उपायों की, प्रिवेंशन मेजर्स की। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, निवारक उपाय क्या हो सकते हैं, आइए इन पर भी हम बात करते हैं। स्कूलों का मानचित्रण किया गया। स्कूलों से 30 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें बाल विवाह के खतरे से बचाने के लिए कदम उठाए गए। सभी स्कूलों में देखा गया, उपस्थिति को देखा गया, और अगर देखा गया कि कोई बच्ची, कोई लड़की 30 दिनों से ज्यादा दिनों से विद्यालय नहीं आ रही है तो उनके घर संपर्क स्थापित किया गया, और कहीं यह तो नहीं देखा गया कि वह बाल विवाह उसका कराया जा रहा है इसलिए स्कूल से उसको छुट्टी दे दी गई है, परिवारीजन उसको स्कूल नहीं भेज रहे हैं। दूसरा क्या किया गया, स्थानीय हस्तियों का सहयोग लिया गया, जो संभ्रांत व्यक्ति हैं स्थानीय, उनका भी सहयोग लिया गया और हस्तक्षेप किया गया। वह किस प्रकार का हुआ, तो जो हमारा कर्नाटक और असम जैसे राज्यों में स्थानीय धार्मिक जो नेता थे, कर्नाटक में, असम में जो ऐसे राज्य हैं जहां पर धार्मिक नेताओं का बोलबाला है, तो स्थानीय राजनीतिक धार्मिक जो नेता थे, सेवा प्रदाता थे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ 40,000 से अधिक बैठकें आयोजित की गई। इन संभ्रांत व्यक्तियों के पास जिसका अपना सामाजिक स्टेटस है, जिनकी बातें लोग मानते हैं, उनके साथ मिलकर 40,000 से अधिक बैठकें की गई और इसके निवारक हेतु प्रमुख कार्य किए गए। चैलेंजेस क्या है बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह के सामने क्यों बाल विवाह हो रहे हैं। 11 लाख से ज्यादा लोगों की पहचान की गई है। उत्तर प्रदेश में 5 लाख ऐसे मामले देखने को मिले हैं। इतने आयोग होने के बाद भी आखिर क्या वो कारण है, वो कौन सी परिस्थितियां है कि भारत में बाल विवाह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आइए इन चुनौतियों पर बात करते हैं और आगे की राह को हम तलाशते हैं। तो चुनौतियां ये है कि डेटा संग्रह में अंतराल। गोवा और लद्दाख जैसे राज्यों में डेटा संग्रह और प्रवर्तन में कमी पाई गई है। गोवा और लद्दाख जैसे जो राज्य है उसमें डेटाओं का जो संग्रहण है, जो आंकड़ों का संग्रहण है, उसमें कमियां पाई गई हैं। सांस्कृतिक कई बाधाएं भी है, इसके पीछे कुछ कल्चरल ब्रेकर्स है।
सांस्कृतिक बाधाएं हैं। कुछ जिलों में गहरी सांस्कृतिक परंपराएं बाल विवाह को बढ़ावा देती है। कुछ जगह ऐसे हैं कि जहां पर गहरी सांस्कृतिक परंपराएं बाल विवाह को बढ़ावा दे रही है। तो आखिर बाल विवाह को जब हमारी संस्कृतियां ही बढ़ावा देंगी तो बाल विवाह कैसे रुकेगा, यह भी एक बहुत ही दक्ष प्रश्न है। एनसीपीसीआर का राज्यों को संदेश। एनसीपीसीआर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वह राज्यों को क्या संदेश दिया है, यह कहा है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्राथमिकता देने की अपील होगी। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर बाल विवाह उन्मूलन को प्राथमिकता देने और इस दिशा में सख्त रणनीति अपनाने की अपील की है, गुंजाइश निवेदन किया है। ये रहा पूरा बाल विवाह से जुड़ा हुआ मामला। अभी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट आई है। वर्ष 2023 से 24 तक के जो आंकड़े आपको दिखाई दिए, जो बताया गया है, वह निश्चित ही एक भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत कहाँ 2047 तक विकसित भारत के रूप में अपने आप को विकसित राष्ट्रों की सूची में सूचीबद्ध करना चाहता है, लेकिन उसमें केवल हमारे आर्थिक विकास से ही यह संभव नहीं होगा। समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ आना होगा। जो समाज में अभी भी कुरीतियां फैली हुई है उनको दूर करते हुए हम 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा कर सकते हैं। आज हमने जाना कि बाल विवाह अभी भी क्यों नहीं रुक रहा है, क्यों, सामाजिक चुनौतियां क्या हैं, हम कैसे उसको रोकें, इतने कानून होने के बाद भी इस पर लगाम क्यों नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि बाल विवाह पर लगाम न लगने के पीछे का कारण हमारे सांस्कृतिक कारक भी दिखाई दे रहे हैं। लोगों तक हम अपनी भावनाओं को नहीं पहुंचा रहे हैं, अपने संदेशों को नहीं पहुंचा रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। तभी यह स्थितियां इस मोड़ तक उपस्थिति दर्ज करा रही है। ये रहा हमारा बाल विवाह से संबंधित वीडियो सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।